Hello students, this is the fourth part of current affairs of Indian economy. तो चलिए आज हम देखते हैं करंट अफेयर्स के कुछ और पोर्शंस और उसका मैं आपको स्टैटिक पोर्शन साथ में ऐड करके जैसे बताती हूँ उस तरीके से हम लेकर के चलेंगे। पहला जो न्यूज है वो है जीएसटी रेवेन्यू फॉल्स 12% इन अगस्त। ये 3 सितंबर का न्यूज है स्टूडेंट्स। 3 सितंबर को ये न्यूज जो है आपको बिजनेस स्टैंडर्ड में दिया गया था कि जीएसटी का रेवेन्यू 12% से अगस्त में कम हुआ। अब देखो 12% से कम हुआ है तो जीएसटी का रेवेन्यू मैं बात करूं तो अगस्त में, ये पहले मैं आपको करंट पोर्शन बता दूं, अगस्त में जीएसटी का जो रेवेन्यू है 86,449 करोड़ पाया गया और जुलाई में 1 मंथ के पहले इसका जो रेवेन्यू था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का दैट वाज 87,422 करोड़। ठीक है, तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये कितने से घट गया है, 1% से इसमें ड्रॉप हो गया है। जीएसटी का रेवेन्यू 1% से कम हो गया है। स्टेट वाइज भी रिपोर्ट आई है स्टूडेंट। स्टेट वाइज है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये जो 2 स्टेट हैं उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन, जीएसटी का कलेक्शन इन्होंने बढ़ाया है। जीएसटी का संग्रह या कलेक्शन इन्होंने ज्यादा किया है। इन दोनों स्टेट के द्वारा जीएसटी का संग्रह ज्यादा हुआ है। और स्टूडेंट इसके अलावा जिन स्टेट्स में जीएसटी का संग्रह कम हुआ है वो स्टेट्स हैं हरियाणा, गुजरात, इसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी कम हुआ है, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में भी कम हुआ है, तमिलनाडु में भी कम हुआ है जीएसटी का कलेक्शन और केरला में भी कम हुआ है। तो बहुत सारे स्टेट्स में जीएसटी का कलेक्शन कम होने के कारण इस जीएसटी का जो टोटल कलेक्शन है वो 1% से डाउन हो गया है या ड्रॉप कर गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं, ये था करंट पोर्शन कि जीएसटी का कलेक्शन 1% से कम हो गया है। जीएसटी का अगर हम स्टैटिक पोर्शन देखें, जीएसटी आया कब था, तो स्टूडेंट जीएसटी को स्टार्ट किया गया था जुलाई 2017 से। ठीक है, तो जीएसटी स्टार्ट हुए 3 साल हो गए हैं। और जीएसटी क्यों लाया गया था? टू अवॉइड कास्केडिंग इफेक्ट। टू अवॉइड कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है मैं बताती हूं आपको। टू अवॉइड कास्केडिंग इफेक्ट और टैक्स ऑन टैक्स, डबल टैक्सेशन और टैक्स ऑन टैक्स। देखो स्टूडेंट, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे कोई सामान बनता है होलसेलर के यहाँ से, वो रिटेलर के यहाँ जाता है, रिटेलर के यहाँ से वो कंज्यूमर के पास जाता है। तो अगर होलसेलर ने उस सामान पर टैक्स दे दिया तो रिटेलर को एक्चुअल लाइबिलिटी टैक्स की आनी चाहिए। ठीक है, मैं इसको आपको उदाहरण से समझाती हूँ। मान लो कि देखो एक कपड़े का व्यापारी है, होलसेलर है, थोक विक्रेता है। ठीक है, एक होलसेलर है, अगर उसने टैक्स दे दिया है, होलसेलर ने टैक्स दे दिया है, यहां से कपड़ा अगर रिटेलर के पास जाता है, खुदरा व्यापारी के पास जाता है, तो इसका जो इसने जो टैक्स दिया है उसको घटा करके रिटेलर को टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्स। रिटेलर पे उतना ही लगना चाहिए जितना उसने वैल्यू ऐड किया है। राइट, अब यहां से रिटेलर के पास से अगर कंज्यूमर के पास जाता है, वही कपड़ा अगर कंज्यूमर के पास जाता है, तो रिटेलर ने जितना टैक्स दे दिया है, होलसेलर ने जितना टैक्स दे दिया है, वो दोनों लेस होना चाहिए और इसकी एक्चुअल लायबिलिटी अलग होनी चाहिए। लेकिन जब सेल टैक्स था, सेल्स टैक्स में इस पर भी टैक्स लगता था, रिटेलर पर भी टैक्स लगता था और कंज्यूमर पर भी टैक्स लगता था। तो उसको हम कहते थे डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, ये जो टैक्स था वो नीचे भी उसका बर्डन जाता था और इसके नीचे भी ये बर्डन चला जाता था। तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जब स्टार्ट किया गया तो इस इफेक्ट को कम करने के लिए होलसेलर ने जो टैक्स दिया है रिटेलर को घटा करके एक्चुअल इसने जो वैल्यू ऐड किया है उस पर टैक्स लगाया जाता है और कंज्यूमर भी जो यहाँ पर जो वैल्यू ऐड होता है उस पर अलग से टैक्स लगाया जाता है। तो यहाँ पर डबल टैक्सेशन की स्थिति नहीं होती। तो जीएसटी बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, और कंज्यूमर पर टैक्स का जो बर्डन है उसको कम करने के लिए लाया गया था। बहुत ही बढ़िया टैक्स था। और सरकार ने जीएसटी के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी स्टूडेंट, वो बात थी कि वन नेशन, सरकार ने बोला था वन नेशन
वन मार्केट, वन नेशन, वन मार्केट एंड वन टैक्स। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया स्लोगन 2017 में बोला गया था जब जीएसटी स्टार्ट हुआ था, वन नेशन, वन मार्केट, वन टैक्स, राइट। तो स्टूडेंट, इसके बाद सरकार ने ये भी बोला था कि अगले 5 साल तक, जीएसटी इंप्लीमेंट करने के 5 सालों तक, अगर किसी स्टेट को लॉस होता है तो उसको सरकार कवर करेगी। ठीक है, 2022 तक अगर किसी को लॉस होता है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के अगर 5 सालों तक, अगर 5 सालों तक कोई लॉस होता है, किसी भी स्टेट को लॉस होता है, तो उसको केंद्र सरकार कंपेंसेट करेगी, विल बी कॉम्पेंसेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में और अपडेट आगे मैं आपको बताऊंगी। अभी इस पर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि ये जो 1% का ड्रॉप हुआ है, इसका कंपेंसेशन कैसे करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि आरबीआई से भी बोरो कर करके हम इसको कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। तो उस पर अभी और डिस्कशंस हो रहे हैं, धीरे धीरे मैं आपको अपडेट कराती रहूंगी। तो ये था करंट पोर्शन की जीएसटी का रेवेन्यू 1% से फॉल कर गया है। और स्टूडेंट, स्टैटिक पोर्शन क्या है? जो जीएसटी 2017 में आया था, जुलाई 2017, डबल टैक्सेशन को रोकने के लिए लाया गया था स्टूडेंट्स। और देखो, बजट 2020-21 में, ये भी आपको पता होना चाहिए, बजट 2020-21 में सबसे ज्यादा सरकार को जो इनकम थी टैक्स के मामले में हम बात करें तो कॉर्पोरेशन टैक्स और जीएसटी, है ना। सरकार को जो पैसे आ रहे हैं, रुपया जहां से आता है, उसमें निगम कर और माल एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, दोनों से 18 पैसे का इनकम है। 100 पैसे हम मानते हैं सरकार के सारे इनकम को, उसमें से 18 रुपीज फ्रॉम कॉर्पोरेशन टैक्स एंड 18 रुपीज फ्रॉम जीएसटी। तो जीएसटी जो है बहुत ही प्रॉफिटेबल टैक्स सरकार का रहा है। ठीक है, लेकिन इस अगस्त में देखा गया कि 2 स्टेट यूपी और राजस्थान, इन्होंने जीएसटी में काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, इनका जो जीएसटी का कलेक्शन है वो घट गया है, जिसकी वजह से 1% का ड्रॉप देखा गया है। तो स्टूडेंट, ये था आज का पहला करंट अफेयर। इसके बाद हम दूसरे पोर्शन पर बढ़ते हैं। स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया, ये न्यूज आपका 3 सितंबर का न्यूज है। 3 सितंबर, बिजनेस स्टैंडर्ड और द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड और द हिंदू से लिया कवर किया हुआ न्यूज है। ठीक है, तो आपको ये करंट अफेयर पीटी में भी मदद करेगा और आपको मुख्य परीक्षा में भी काम आएगा। दूसरा जो न्यूज है स्टूडेंट, वो है इंडिया टॉप 50 ग्लोबल इनोवेशन लिस्ट, सितंबर 3। ये भी सितंबर 3 का न्यूज है। इसमें कहा गया है कि इंडिया जो है टॉप 50 में चला गया है, इंडिया का रैंक हो गया है, इंडिया का रैंक हो गया है 48। ठीक है, देखो किस चीज में 48 रैंक हो गया है, तो ग्लोबल इनोवेशन लिस्ट, इसको आप हिंदी में कहते हो नवाचार, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नवाचार या रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में इंडिया जो है 48 पोजीशन पर चला गया है। कितनी कंट्री का लिस्ट बना था ये? तो ये स्टूडेंट लिस्ट बना था 131 देशों का। 131 देशों के लिस्ट में इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में 48 पोजीशन है, जो कि बहुत ही फक्र की बात है। दिस इज द 48 पोजीशन। तो स्टूडेंट, ये है हमारा करंट अफेयर कि इंडिया 48 पोजीशन चला गया 131 देशों में ग्लोबल इनोवेशन लिस्ट में, है ना, जिसको हम शॉर्ट में सब जगह आप न्यूज़पेपर में देख रहे होगे, GII लिस्ट, ग्लोबल इनोवेशन लिस्ट। अब इसका हम स्टैटिक पोर्शन देख लें। ये लिस्ट बनाया किसने है? ये लिस्ट को पब्लिशर, दो लोगों ने मिलकर के, दो संस्थाओं ने मिलकर के इस लिस्ट को पब्लिश किया है स्टूडेंट। इसमें पहली संस्था है वाइपो, वाइपो के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। पहली संस्था है वाइपो, ठीक है, और दूसरी संस्था है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। इन दोनों ने मिलकर के इस लिस्ट को पब्लिश किया है, ठीक है, जिसमें 131 देश लिए गए हैं। टॉप 5 कंट्रीज इस लिस्ट में, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की जो लिस्ट बनाई गई है, उसमें टॉप 5 कंट्रीज कौन है? तो टॉप 5 कंट्रीज में पहला है स्विट्जरलैंड, पहला है स्विट्जरलैंड, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है यूएस, फिर यूके, उसके बाद नीदरलैंड।
अच्छा स्टूडेंट, एक और इसमें देखने वाली बात है कि एशियाई कंट्री साउथ कोरिया पहली बार टॉप 10 में पहुंचा है, ठीक है। और इसके साथ साथ सिंगापुर का जो पोजीशन है वो भी 8th है। तो ये भी बहुत फख्र की बात है, ये हमारे एशियाई कंट्रीज भी 8th और 10th रैंक पर हैं। अब देखो ये बहुत सारी लिस्ट है, अहेज इन नॉलेज, लैगिंग इन इंफ्रा। इंडिया का जो रैंकिंग है, देखो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में, नवाचार के मामले में इंडिया को दिया गया है 48th रैंक, 48वां पोजीशन दिया गया है। नॉलेज एंड टेक्निकल आउटपुट, ज्ञान वर्धन के मामले में 27th रैंक, मार्केट सोफिस्टिकेशन के मामले में 31 रैंक, बिजनेस सोफिस्टिकेशन 55 रैंक, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च 60 रैंक, इंस्टीट्यूशंस 61 रैंक, क्रिएटिव आउटपुट 64 एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 75। तो फिलहाल आपको इसको याद रखना है, जो लिस्ट वाइपो और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने को पब्लिश किया है। और स्टूडेंट अब हम बात कर ले वाइपो के बारे में। वाइपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट आप लोगों ने WTO में पढ़ा होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और ट्रेड आपने ट्रिम्स और ट्रिप्स के बारे में पढ़ा होगा, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स जिसको हम कहते हैं, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब अगर कोई भी ऐसा कॉलम है जो मैंने लिखा है तो उसको कोई और पब्लिश नहीं कर सकता, है ना, उसका मेरे पास कॉपीराइट है, ठीक है। इसी तरीके से कॉपीराइट होता है, बहुत सारे इस तरीके के ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, पेटेंट होता है, राइट। तो ये सब क्या होता है? बौद्धिक संपदा का अधिकार, मतलब जिसने इसको बनाया है उसी को उसको बेचने का अधिकार होता है। तो इसके लिए वाइपो जो है, वाइपो का जो गठन हुआ था 1967 में हुआ था स्टूडेंट, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र की ये पुरानी एजेंसी है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। और 1975 में इंडिया भी वाइपो का सदस्य बन गया। वाइपो का काम क्या है? वाइपो का काम है अंतरराष्ट्रीय, सबसे मुख्य काम ये है स्टूडेंट, अंतरराष्ट्रीय विवादों को हल करना, टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट ओवर कॉपीराइट्स, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स ओवर कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ठीक है। तो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसको वाइपो सॉल्व करता है। तो वाइपो ने ये लिस्ट निकाली है और इस लिस्ट के अनुसार इंडिया का जो पोजीशन है दैट इज 48 इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अगला जो हमारा ये है स्टूडेंट, वो है डिमांड फॉर मनरेगा वर्क ड्रॉप्ड बाय 24% इन अगस्त। मनरेगा में स्टूडेंट अभी कोविड-19 के समय ये जो न्यूज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 27% से भी आगे बढ़ चुका है। इस समय आप देख रहे हो कि मनरेगा का जो डिमांड है 24% से गिर गया अगस्त में। तो ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि मनरेगा काफ़ी रोजगार सृजन के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया। हाउस होल्ड डिमांडिंग वर्क अंडर मनरेगा आप देखो अप्रैल में 14.2, इसके बाद जो है आपका इसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा गया है, ठीक है। सुसाइड अमंग फार्मर्स एंड फार्म लेबर्स इन 2009। तो ये जो रिपोर्ट आई है कि मनरेगा का जो वर्क है वो उसमें 24% उसका डिमांड कम हो गया है। साथ ही साथ स्टूडेंट एक और रिपोर्ट आई थी कि मनरेगा के मजदूरों ने हड़ताल भी की थी कि हमारे काम को रेगुलराइज किया जाए। तो दिस इज द करंट पोर्शन। और इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट इसका स्टैटिक पोर्शन मनरेगा है क्या? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। लेकिन स्टूडेंट मनरेगा पहले नरेगा था, ये 2005 में नरेगा की शुरुआत हुई थी और इसको एक्ट बनाया गया था, गारंटी एक्ट। जब कोई रोजगार कभी रोजगार कार्यक्रम अगर एक्ट बन जाता है तो उसको, अगर आपको उसके अंतर्गत रोजगार नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। 2009 में इसका नाम बदल के महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया मनरेगा। मनरेगा में स्टूडेंट परिवार के व्यस्त सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध किया जाता है। तो ये आपको जो मनरेगा का न्यूज है स्टूडेंट, ये
अगस्त से सितंबर, अगस्त टू सितंबर, इन दोनों को मैंने कवर किया है और इस पर अभी आपको और भी अपडेट मैं आगे देती रहूंगी। आज का जो लास्ट है वो है स्टूडेंट मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अब देखो, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि मौद्रिक नीति समिति की जो बैठक हो रही है वो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। कोविड-19 के समय हमारे इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम चल रही है स्टूडेंट, तो डिमांड बहुत ही कम होता जा रहा है, डिमांड बहुत ही कम होता जा रहा है। इकोनॉमी में डिमांड कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको देखते हुए इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक है फरवरी से की जा रही है, फरवरी 2020 से अगस्त 2020 में, अगस्त को ये 24th मीटिंग थी, तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट दे दूं। देखो, कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारी जो इसकी पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी फेब 2020। तो अब इसमें ध्यान देना कि किया क्या क्या गया था। रेपो रेट को अनचेंज रखा गया था, रेपो रेट बिल्कुल उस वक्त 5.15% ही था, ठीक है। दूसरा सीआरआर, ये क्या था, रेपो रेट। दूसरा सीआरआर, तो सीआरआर स्टूडेंट उस समय 4% ही था, लेकिन आरबीआई के द्वारा कहा गया कि अगर कोई भी बैंक ऑटो लोन देती है, ऑटो लोन देती है, ऑटो खरीदने के लिए लोन देती है, ठीक है, या फिर होम लोन देती है, या फिर एमएसएमई को लोन देती है, सूक्ष्म लघु एवं मझौले उद्योग जिनको हम कहते हैं, एमएसएमई को लोन देती है, तो उनको सीआरआर जो है उतना मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वो 2% सीआरआर मेंटेन कर सकते हैं। उनको 4% सीआरआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वो 2% सीआरआर मेंटेन कर सकते हैं। अगर वो ऑटो लोन, होम लोन या एमएसएमई को लोन दे रहे हैं तो उनको 4% की जगह 2% सीआरआर मेंटेन कर सकते हैं। इससे फायदा क्या आता है स्टूडेंट, देखो, अगर सीआरआर क्या होता है, बैंकों का जो कुल जमा होता है, बैंकों के पास जो एनडीटीएल होता है, मान लो 100 रुपए हैं बैंक के पास, बैंक पहले उसमें से 4% दे देती थी। मान लो कि बैंक पहले 40 रुपए दे देती थी, आरबीआई के पास जमा कर देती थी सीआरआर के रूप में। अब बैंक क्या करती है कि भाई वो मात्र 20 रुपए ही आरबीआई के पास जमा करेगी, तो बैंकों के पास पैसे ज्यादा हो गए, मनी सप्लाई, लिक्विडिटी ज्यादा हो गई, तो वो ज्यादा लोन दे पाएगी। तो ये काम इसलिए किया गया ताकि बैंकों के द्वारा लोन ज्यादा दिया जाए और हमारे मार्केट में डिमांड बढ़े। बैंक लोन देगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो ये पहला काम किया गया था फरवरी 2020 में। उसके बाद स्टूडेंट इसकी जो अगली बैठक हुई वो हुई 7 मई 2020। ये 23rd मीटिंग थी, ये 23rd मीटिंग थी स्टूडेंट्स। और इसमें क्या किया गया, इसमें क्या किया गया मैं आपको बताती हूँ। रेपो रेट को कट किया गया, रेपो रेट को सरकार ने कट कर दिया। रेपो रेट कितना था, 4.4% था, उससे कम करके सरकार ने 4% कर दिया रेपो रेट को। उसके साथ ही साथ रिवर्स रेपो रेट के दर को भी कम किया गया, वो था 3.7%, उससे कट करके गवर्नमेंट ने उसे 3.5% पे पहुंचा दिया। उसके बाद और हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की रेट को भी कट किया गया, ये रेट थी हमारी 4.6%, उससे कम करके किया गया 4.2%। तो इन सारे रेट्स को कट किया गया। अब देखने वाली बात है स्टूडेंट की यहाँ पर आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है। तो आरबीआई जब भी अपने रेट्स को कट करती है, मतलब आरबीआई जो है मंदी से बाहर निकलना चाह रही है इकोनॉमी को, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है। आरबीआई अगर सारे रेट्स को कम करेगी तो बैंक भी अपना कम रेट पर आगे लोगों को लोन देंगे और आगे सस्ता लोन मिलेगा तो लोग निवेश करेंगे, ठीक है। तो 23rd मीटिंग जो की गई 7 मई 2020 में, रेपो रेट डाउन किया गया, रिवर्स रेपो रेट डाउन किया गया और एमएसएफ डाउन किया गया। तीसरी मीटिंग, उसके बाद की जो मीटिंग हुई है स्टूडेंट 6th of August 2020, and it was the 24th meeting, it was the 24th meeting of Monetary Policy Committee। इसमें आरबीआई को इन्फ्लेशन को 4 ±2% पर रखने के लिए कहा गया कि महंगाई ना तो 6% से ज्यादा होनी चाहिए और ना ही 2% से कम होनी चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में महंगाई को रखने के लिए कहा गया 4 ±2%, राइट। और इन्फ्लेशन किन कारणों से है, तो ये कारण बताए गए कि मीट का प्राइस बढ़ गया है, इसके साथ साथ फिश का प्राइस बढ़ गया है, इसके साथ साथ जो है वेजिटेबल की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, है ना। तो ये सारे प्राइसेस जो हैं बढ़े हुए हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है। तो स्टूडेंट इसमें बोला गया कि आप इन्फ्लेशन को
4 ±2% तक रोक करके रखिए। और अभी जो RBI का SLR चल रहा है स्टूडेंट 18.5%, ये आप देख लेना, मैच कर लेना। MSF जो चल रहा है हमारा 4.65% और CRR जो चल रहा है स्टूडेंट दैट इज 3%। रेपो रेट हमारा चल रहा है, रेपो रेट को मैं RR लिख रही हूँ 4%, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट जो चल रहा है 3.5%, 3.35%। तो ये स्टूडेंट ये जो रेट्स हैं, ये रेट्स आपको मिल जाएंगे www.rbi.org पर। ये रेट आपको यहाँ पे उपलब्ध होंगे और RBI इसको अपडेट करती रहती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक होती है इसमें इसको अपडेट किया जाता है। स्टूडेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में एक छोटी सी मैं बात और बता दूं, स्टैटिक पोर्शन, ये तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या किया गया। तो देखो रेट को बार बार घटा रहे हैं ताकि आगे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लोग करें, आगे ज्यादा लोन क्रिएट हो और मार्केट में जो डिमांड कम हो रहा है डिमांड को ऊपर किया जाए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जहां तक बात है स्टूडेंट, थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन ये भी आप देख लीजिए। MPC कब बना था? तो MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की गठन हुआ था जून 2016 में, ठीक है। इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 एक्सटर्नल और 3 इंटरनल मेंबर्स होते हैं और इसको बनाया गया था धारा 45ZB के तहत, राइट। तो स्टूडेंट ये आपका स्टैटिक पोर्शन हो गया और करंट अपडेट हो गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हो रही है और इस बैठक के जो स्टैटिक आपको पोर्शन था वो मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की 4 करंट अफेयर की खबरें। और करंट अफेयर को हमेशा स्टैटिक पोर्शन से जोड़ करके पढ़िए क्योंकि UPSC आपको करंट पोर्शन भी पूछती है और उससे जुड़े हुए स्टैटिक पोर्शन पर भी सवाल उठते हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इन दोनों को मैं लगातार कवर करती रहूंगी। और स्टूडेंट अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप इसको आगे जारी रखिए। एंड दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर फॉर एनी क्वेरी, फॉर एनी सजेशन, योर सजेशंस, योर क्वेरीज आर मोस्ट वेलकम। एंड स्टूडेंट आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए क्योंकि अगला एग्जाम आने वाला है और अगले एग्जाम के पहले मैं आप लोगों के लिए MCQ की एक श्रृंखला भी लाऊंगी। थैंक यू।